हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं हैरेड डोमर मॉडल। देखिए, जो हैरेड डोमर मॉडल है वो बेसिकली दो इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था, हैरेड एंड डोमर। अब क्योंकि इनका कंक्लूजन सेम था इसलिए हम इसे एक साथ ही पढ़ते हैं एज ए हैरेड डोमर मॉडल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हैरेड मॉडल की बात। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डोमर मॉडल की बात, और उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये दोनों सेम कंक्लूजन ही बताते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हैरेड मॉडल की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने क्लासिकल्स की बात की थी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने केंशियंस की बात की थी। जो क्लासिकल्स थे वो सप्लाई साइड इकोनॉमीज की बात करते थे, यानी कि क्लासिकल का कहना था कि हमें सप्लाई पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि सप्लाई कैसे क्रिएट की जाए। अगर सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि जो सप्लाई क्रिएट करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा उससे जो है लोगों की इनकम बढ़ेगी और वो डिमांड करेंगे। ये क्लासिकल का कहना था। तो इनका मानना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। वहीं पे केंशियन का क्या कहना था कि डिमांड की तरफ हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि आउटपुट ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में आ जाएगा। अगर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा और इकोनॉमी में आउटपुट आ जाएगा। तो केंशियन का मानना था कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई। अब क्लासिकल सप्लाई साइड की बात कर रहे थे और डिमांड साइड को इग्नोर कर रहे थे। वहीं पे केंशियन डिमांड साइड की बात कर रहे थे और सप्लाई साइड को इग्नोर कर रहे थे। इसके बाद हैरेड डोमर मॉडल ने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। कि हैरेड और डोमर ने क्या कहा था, इनका कहना था कि जो इकोनॉमी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। एक इफेक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमी में इनकम बढ़ती है और इनकम के बढ़ने से इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है। दूसरा इनका कहना था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ रही है, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ रही है। तो हैरेड डोमर का कहना था कि इन्वेस्टमेंट का डिमांड इफेक्ट भी होता है और सप्लाई इफेक्ट भी होता है। एक तरफ हमारी इनकम बढ़ेगी और दूसरी तरफ इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, यानी कि कैपिटल अक्यूमुलेशन होगा। तो कैपिटल स्टॉक जब बढ़ रहा है तो यानी इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ रहा है, और जब इनकम बढ़ रही है तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। अगर हमें स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम लाना है तो जितनी इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है उतना ही इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ना चाहिए, तभी हम क्या होगा, स्टेडी स्टेट पे आएंगे। तो बेसिकली हैरेड और डोमर ने क्या किया था, इन्होंने मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर को दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की थी। मल्टीप्लायर हमें क्या कहता है, मल्टीप्लायर का कहना था कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ा दें या फिर कैपिटल अगर बढ़ाएंगे, चेंज इन कैपिटल होगा यानी कि इन्वेस्टमेंट होगी, तो इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी। एक्सीलरेटर का कहना था कि इकोनॉमी में अगर इनकम बढ़ेगी या फिर इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमी में उससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी। तो जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है उससे इनकम हो रही है, और इनकम से होने से एक्सीलरेटर का कहना था कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो बेसिकली दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं, इनकम भी बढ़ती है और कैपिटल भी बढ़ती है। कैपिटल का बढ़ने का मतलब है कि इकोनॉमी में आउटपुट और मात्रा में बढ़ता है। तो अगर हमें स्टडी स्टेट चाहिए तो इनकम जो बढ़ रही है और जो आउटपुट बढ़ रहा है वो दोनों सेम अमाउंट से बढ़ने चाहिए। ये हमें हैरेड डोमर ने कहा था। अब क्योंकि हम इस वीडियो में हैरेड की बात करने वाले हैं तो हैरेड ने एक ऐसे दिया था 1939 में, इनका ऐसे आया था जिसका नाम था टुवर्ड ए डायनेमिक इकोनॉमिक्स। टुवर्ड ए डायनेमिक इकोनॉमिक्स में हैरेड ने बात की थी कि हम स्टडी स्टेट कैसे अचीव कर सकते हैं। उसी की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब किसी भी मॉडल की कुछ ना कुछ अजम्पशंस होती हैं, तो इधर हैरेड मॉडल की भी कोई अजम्पशंस होंगी। उस अजम्पशंस के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, हैरेड मॉडल की क्या अजम्पशन है। पहली बात इन्होंने की थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सेकंड बात इन्होंने की थी नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि इकोनॉमी में कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। ये लेयर फेयर की बात कर रहे थे बेसिकली, जो कि क्लासिकल ने की थी। थर्ड चीज, फॉर सिंप्लिसिटी और टू रिमूव द कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अपने मॉडल को सिंपल बनाने के लिए या कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए इन्होंने ये कंसीडर किया था कि इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड है, यानी कि हम फॉरेन ट्रेड की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। तीसरी चीज, फैक्टर आर यूज्ड इन फिक्स प्रोपोर्शन, जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज किए जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन है इसकी। ये मान के चलिए आपकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। अब फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में कैपिटल और लेबर का रेशियो सेम रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इकोनॉमी में अगर हम मान लीजिए 2 कैपिटल लगाते हैं तो उसके साथ 1 लेबर लगानी ही लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब है हमारा
फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, 2 है, यानी कि 2 कैपिटल के साथ एक लेबर लगेगी ही लगेगी। अगर आप 4 कैपिटल लगा रहे हैं तो कितनी लेबर लगेगी, 2 लेबर साथ में लगानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कैपिटल 6 कर दी और लेबर 2 की 2 ही रखी, नहीं, अगर आपने कैपिटल बढ़ाई है तो उसके साथ साथ हमें लेबर भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब कैपिटल 6 हो गई है तो लेबर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो कैपिटल और लेबर फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होंगे, यानी कि फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज होंगे। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, यानी कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। अगर आपको याद हो तो हमने केन्स को जब लॉन्ग रन में स्टडी किया था, वैसे केन्स शॉर्ट रन की बात करते हैं, लेकिन जब उसके बाद स्टडी आई थी, जब लॉन्ग रन में कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होता है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, और अगर वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट होगा। और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसके इक्वल था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल था इस केस में। और अगर मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल है तो इसका मतलब है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के इक्वल होगा, और मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव भी कांस्टेंट होगा। जबकि शॉर्ट रन में हमने क्या पढ़ा था कि कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट ना होके थोड़ी ऊपर से स्टार्ट होता है, और ये क्या होता है, ये हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एक दूसरे के इक्वल हैं। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव जो है हमारा कांस्टेंट है। इसके बाद अजम्पशन क्या है कि सेविंग इनकम रेशियो कांस्टेंट है। सेविंग इनकम रेशियो का क्या मतलब है, एस अपॉन में वाई। सेविंग इनकम रेशियो यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट है, इसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी कांस्टेंट है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। नेक्स्ट बात आती है कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए इकोनॉमी में अगर आपको एक आउटपुट चाहिए, एक अमाउंट में आउटपुट चाहिए, तो आपको 2 कैपिटल लगानी पड़ रही है। ये है कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी कि अगर 1 यूनिट आपको आउटपुट चाहिए तो आपको 2 कैपिटल की जरूरत है, इसे हम कहते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया, 2। अगर इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो 2 है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको 4 यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए तो आपको 8 यूनिट ऑफ कैपिटल लगानी ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैपिटल आउटपुट रेशियो इकोनॉमी में जो भी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे हमें पता है कि डेवलपिंग इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी कैपिटल है वो एफिशिएंटली यूज नहीं हो रही होती। ओके, तो हमें कम यूनिट के लिए ज्यादा कैपिटल लगानी पड़ती है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 4 यूनिट चाहिए डेवलपिंग कंट्री में तो हमें 8 लगाना पड़ रही है कैपिटल, तो यानी कि कैपिटल आउटपुट रेशियो यहाँ 2 होगा। लेकिन हो सकता है डेवलप्ड कंट्री में ये कम हो, यानी कि अगर वो 4 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हो सकता है उनको 6 यूनिट ऑफ कैपिटल ही लगानी पड़े। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री में कैपिटल आउटपुट रेशियो कम होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्री में कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा होता है। अब इसकी एक और बात है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है कि मतलब अगर आप कैपिटल को 2 गुना कर रहे हैं तो आउटपुट भी 2 गुना ही हो रहा है। जितने प्रोपोर्शन से आप कैपिटल बढ़ाएंगे उतने प्रोपोर्शन से आउटपुट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात हो रही है, इसका मतलब है। नेक्स्ट assumption देख लेते हैं, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज कांस्टेंट। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है, चेंज इन आउटपुट विद चेंज इन कैपिटल, यानी कि अगर आप कैपिटल को चेंज कर रहे हैं तो जो आउटपुट में चेंज होगा वो कांस्टेंट होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एंड प्रोडक्शन फंक्शन गिव्स कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसकी बात मैंने आपको पहले ही बता दी कि प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देगा, और जब मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो एवरेज प्रोडक्ट उसके इक्वल होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट assumption है एक्स एंटे as well as ex post saving and investment are equal। ex ante का क्या मतलब होता है, planned, और ex post का मतलब होता है actual। तो इसका मतलब है कि planned and actual saving and investment एक दूसरे के equal हैं। इसके बाद नेक्स्ट assumption है there is no adjustment lag। adjustment lag का क्या मतलब है कि मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करी, इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमने करी, हम कैपिटल खरीद के लाए, कैपिटल को इंस्टॉल किया, उसके बाद हमने लेबर लगाई, उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करी, और उसके बाद हमारा आउटपुट इकोनॉमी में आया। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे एडजस्टमेंट लैग नहीं होगा। जैसे ही इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंस्टेंटली इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करी आपकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली उसी टाइम इंस्टेंटली बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये सब चीजें आपने याद रखनी है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट अजम्पशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैरेड-डोमर मॉडल फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन की बात करता है या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये assumption आपको याद रखनी है, ये assumption बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल की।
देखिए ये सारी अजम्पशन की हमने बात करी। अब हमने यहाँ पे बात करी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होता है, एस अपॉन में वाई, यानी कि सेविंग अपॉन में इनकम। ये स्मॉल एस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है। इसे चाहे आप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कह लीजिए, चाहे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कह लीजिए, एक ही बात है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ओके, अब अगर हमने सेविंग निकालनी हो तो सेविंग किसके इक्वल होगी, एस इंटू वाई। ये एस क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव कह लीजिए, या मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव कह लीजिए, या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कह लीजिए, इनटू में इनकम। यानी कि अगर हमारी इनकम 100 रुपए है और ये स्मॉल एस की वैल्यू 0.2 है, मान लीजिए ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 0.2 है, तो इसका मतलब है सेविंग कितनी होगी हमारी, 0.2 इंटू में 100, ये आ जाएगी वैल्यू 20, यानी कि हम 20% सेविंग कर रहे हैं। इसीलिए हम इसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव या मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव को सेविंग रेट भी कहते हैं। तो अगर आपको सेविंग रेट दिया हो या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हो या मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हो, तो हैरेड-डोमर मॉडल के केस में अगर आपको इन तीनों में से कोई भी दिया हो तो आप समझ ही जाइएगा कि ये एक ही चीज की बात कर रहे हैं, चाहे सेविंग रेट बोले, चाहे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोले, चाहे मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव बोले। ये तो हो गई एक बात। ओके, सेकंड चीज जो इसमें जानने वाली है वो है कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये सी है हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो, जो कि कांस्टेंट है, के अपॉन में वाई, के कैपिटल, वी मतलब आउटपुट। यानी कि अगर इकोनॉमी में हमें 1 यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए तो मान लीजिए उसके लिए हमें 4 यूनिट ऑफ कैपिटल की जरूरत है। इसी तरह अगर हमें 6 यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिएगा तो हमें 24 यूनिट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 ही रहेगा। तो वो कांस्टेंट है, यानी कि हमें फिक्स पता है अगर हमारा आउटपुट बढ़ रहा है तो हमें कैपिटल कितने मात्रा में बढ़ेगी। अब हैरेड ने किसकी बात की थी, यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात की थी, यानी कि हमें आउटपुट अगर 1 यूनिट से बढ़ाना है तो कैपिटल कितनी यूनिट से बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लीजिए अगर इकोनॉमी में कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 है जो कि कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली अगर 1 यूनिट से हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हमें कैपिटल 4 यूनिट से बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चीज इन्होंने कांस्टेंट मानी थी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें एक्सेलरेटर भी बताता है, यानी कि इकोनॉमी में जब आउटपुट बढ़ता है या इनकम बढ़ती है तो उसकी वजह से इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, या फिर कह लीजिए कैपिटल स्टॉक बढ़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर इकोनॉमी में इनकम या आउटपुट 1 यूनिट से बढ़ गया तो हमारे प्रोड्यूसर को पता है अब क्योंकि इनकम 1 यूनिट से बढ़ी है तो यानी कि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी। हमें आउटपुट अगर 1 यूनिट से बढ़ाते रहना है तो हमें इकोनॉमी में क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लगानी पड़ेगी। और कैपिटल आउटपुट रेशियो 4 है तो कितनी मात्रा में कैपिटल लगेगी, 4। तो हम कह सकते हैं कि आउटपुट बढ़ने से कैपिटल भी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करता है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो इकोनॉमी में कितना चल रहा है। तो इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, या फिर इसे कह लीजिए एक्सीलरेटर। ओके, तो ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो सेविंग किसके इक्वल होती है, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के इक्वल होती है, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी से मार्जिन प्रोपेंसिटी से एक दूसरे के इक्वल है। ओके, कांस्टेंट है। और इस एवरेज प्रोपेंसिटी सेव या मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव को हम सेविंग रेट भी कहते हैं। एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात हो रही है, जिसे हम एक्सीलरेटर भी कहते हैं। इसके अलावा हैरेड ने कहा था कि ग्रोथ 3 टाइप की होती है। एक तो होती है एक्चुअल इकोनॉमी में जो ग्रोथ चल रही है, यानी कि एक्चुअल इकोनॉमी में जो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहे हैं, यानी कि इकोनॉमी में जितनी इनकम होगी फिक्स प्रोपोर्शन तो उसका सेव हो जाएगा और बाकी प्रोपोर्शन क्या है, कंज्यूम होगा। तो इकोनॉमी में कितने प्रोडक्ट बन के कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट, यानी इकोनॉमी में इनकम क्या चल रही है बेसिकली वो हमें बताती है एक्चुअल ग्रोथ रेट। दूसरी आती है वारंटेड ग्रोथ रेट। वारंटेड ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट है जब हमारा प्रोड्यूसर अपने कैपिटल को फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज कर ले। ओके, फुल कैपेसिटी में अपनी कैपिटल यूटिलाइज कर ले और वो सेटिस्फाई हो कि उसने जितनी प्रोडक्शन वो कर सकता था कैपिटल से उतनी प्रोडक्शन उसने कर ली है, यानी कि वो फुली सेटिस्फाई है कि उसने कैपिटल पूरी एफिशिएंटली यूज कर ली है। ओके, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्शन कैपेसिटी फुली यूटिलाइज है और यहाँ पे क्या चीज यूटिलाइज है, इनकम। ठीक है, यानी कि जितनी इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है उतनी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो अगर इकोनॉमी में स्टडी स्टेट चाहिए, इसका मतलब है एक्चुअल ग्रोथ हमारी वारंटेड ग्रोथ के इक्वल होनी चाहिए, तब हमारी स्टडी ग्रोथ रेट होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी कैपिटल फुली यूटिलाइज है और ये क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इकोनॉमी में एक्चुअली में इनकम कितनी बढ़ रही है। ठीक है, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना आउटपुट सेल होगा। अब जो यहाँ पे आउटपुट सेल हो रहा है क्या वो हमारा फुली यूटिलाइज, कैपिटल को फुली यूटिलाइज करने के बाद आउटपुट के इक्वल है? कहीं ऐसा तो नहीं है जब हम कैपिटल को फुली यूटिलाइज कर लें तो आउटपुट ज्यादा हो जाए जबकि इनकम उतनी बढ़े ही ना, या कैपिटल को फुली यूटिलाइज करने के बाद जो आउटपुट बन रहा है वो कम है लेकिन इनकम जो है वो ज्यादा हो रही है। तो अगर ऐसा होगा तो स्टडी ग्रोथ रेट नहीं होगी। और तीसरा उन्होंने यूज किया था नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट का क्या मतलब है, जब इकोनॉमी में जो लेबर इंक्रीज हो रही है या फिर लेबर के अलावा टेक्निकल प्रोग्रेस जो हो रही है इकोनॉमी में, उसकी ग्रोथ रेट क्या है, यानी कि जब हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो है, टेक्निकल प्रोग्रेस और लेबर जो है वो फुली यूटिलाइज हो जाएगी, उसे हम कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट जो होती है वो मैक्सिमम लिमिट है,
यानी कि जब हमारे इकोनॉमी के रिसोर्सेज जो हैं वो फुली यूटिलाइज हों, उसे नेचुरल ग्रोथ रेट कहेंगे। ये है एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये है वारंटेड ग्रोथ रेट जब हमारे कैपिटल स्टॉक फुली यूटिलाइज है। ये है नेचुरल ग्रोथ रेट यानी कि जब हमारी इकोनॉमी की लेबर और नेचुरल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज है। ठीक है, तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट जो होती है वो मैक्सिमम लिमिट हुई एक्चुअल ग्रोथ रेट की, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट कहाँ तक बढ़ सकती है मैक्सिमम, नेचुरल ग्रोथ रेट जितनी, यानी कि जब तक हमारे रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज ना हो जाए। ओके, तो अगर डेफिनेशन की बात करें, ये हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट होगी जो इकोनॉमी में एक्चुअल चली हुई है। वारंटेड ग्रोथ रेट वो ग्रोथ रेट होगी जिसकी वजह से फुल यूटिलाइजेशन होगा ग्रोइंग स्टॉक ऑफ कैपिटल का, ग्रोइंग जो स्टॉक ऑफ कैपिटल हो रहा है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है और एंटरप्रेन्योर सेटिस्फाई है कि उसने जो प्रोड्यूस किया है ना वो कम है ना वो ज्यादा है राइट अमाउंट से, यानी कि जितना फुली यूटिलाइज हम कैपिटल को कर सकते हैं वो हम करते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट में। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? It is determined by the current growth of working population and current potential for technical progress। ये जरूरी नहीं है कि जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल हो, इसका मतलब है इकोनॉमी मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट पे है। फॉर मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट, हैरेड गेव द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ किसे कहते हैं? जो मैक्सिमम अटेनेबल ग्रोथ रेट होती है। आई होप आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट की बात हम क्या कर रहे हैं, वारंटेड ग्रोथ रेट की बात हम क्या कर रहे हैं और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ की बात हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअल वो ग्रोथ रेट है जो इकोनॉमी में आउटपुट हमारा सेल हो रहा है, एक्चुअली में जो सेल हो रहा है। ठीक है, यानी इकोनॉमी में इनकम की बात कर रहे हैं, जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही हमारा आउटपुट सेल होगा। ओके, वारंटेड ग्रोथ रेट ये है जब हमारी कैपिटल फुली यूटिलाइज है। ठीक है, तब हमारा कितना आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? वो ग्रोथ रेट जब हमारे सारे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, बेसिकली लेबर और टेक्निकल प्रोग्रेस जो है हमारी, उसको डिफाइन करती है नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, हमारी लेबर फुली यूटिलाइज है और जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो भी फुली यूटिलाइज है। अब अगर हमने एक्चुअल ग्रोथ रेट निकालनी है उसको किससे डिनोट करेंगे हम? डेल वाई अपॉन में वाई। इसका क्या मतलब है? देखिए, इकोनॉमी में पिछले साल 100 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, 100 रुपए वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। इस साल 110 रुपए वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, इसे ही हम ग्रोथ कहते हैं इकोनॉमी की। ओके, तो कितना चेंज आया? डेल वाई क्या कहेंगे हम? 10 का चेंज आया। तो हम ग्रोथ कैसे निकालेंगे? 10 अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 100, तो ये इससे जाएगा 0.10, यानी कि 10% हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इसका मतलब ये हुआ। तो हमें कैसे निकालते हैं? चेंज कितना आया अपॉन में इनिशियल वैल्यू। अब ये डेल वाई की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, आप यहाँ पे देखें तो डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल के अपॉन में सी, ये हो जाएगी डेल वाई की वैल्यू। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई यहीं रहेगा, कैपिटल एस अपॉन में स्मॉल एस। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारे पास डेल वाई की वैल्यू आ गई डेल के अपॉन में सी और y की वैल्यू आ गई s अपॉन में s। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, डेल के अपॉन में c ऐसे ही रहा, ये स्मॉल s ऊपर चला जाएगा, कैपिटल S नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब डेल के चेंज इन कैपिटल का क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यानी डेल के की जगह हम इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ये है हमारी सेविंग रेट और ये है हमारी सेविंग। तो सेविंग से इन्वेस्टमेंट गया, हमारे पास क्या बच गया? सेविंग रेट, यानी कह लीजिए मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर कह लीजिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। तो इसे हम कह सकते हैं सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। ये एक्चुअल ग्रोथ रेट है जो हमारे हैरेड ने दी थी। यानी हैरेड के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रेट होती है वो सेविंग अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो के इक्वल होती है। इकोनॉमी में जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी हैरेड के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितनी ज्यादा सेविंग होगी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जितना ज्यादा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो होगा उतनी ग्रोथ कम होगी। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो ज्यादा होने का क्या मतलब है कि हमें कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ रहा है, आउटपुट उतना हो नहीं रहा। यानी कि हमें थोड़े से आउटपुट के लिए, मान लीजिए 1 यूनिट आउटपुट के लिए 6 यूनिट ऑफ कैपिटल लगानी पड़ रही है। ठीक है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो जितना ज्यादा होगा ग्रोथ उतनी कम होगी। अब वारंटेड ग्रोथ रेट क्या होती है? देखिए, वारंटेड ग्रोथ रेट होती है जो हमारे प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है। ठीक है, जो उसने प्लान करी कि अगर मेरी कैपिटल फुली यूटिलाइज्ड है तब मैं इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता हूं जो मेरा सेल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये सेविंग रेट है, यहाँ पे जैसे सेविंग रेट थी, अब ये सेविंग रेट के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये हमारी एक्चुअल है, यानी कि एक्स पोस्ट सेविंग रेट है, और ये हमारी प्लान है, यानी कि एक्स एंट सेविंग रेट है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था एक्स पोस्ट और एक्स एंट सेविंग रेट सेम होगा। तो ये सेविंग रेट और ये सेविंग रेट सेम है, इसलिए यहाँ पे भी हम स्मॉल एस यूज करते हैं, यहाँ पे भी हम स्मॉल एस यूज करते हैं। ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो है, यानी कि जो एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशो है, और ये रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो होता है, या रिक्वायर्ड ऐड कर लीजिएगा। रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो यानी कि वो कैपिटल आउटपुट रेशो जब हमारी कैपिटल फुली यूटिलाइज्ड हो रही है। तो ये हमारी बात कर रहा है एक तरह से सप्लाई की, यानी कि इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है जो हमारे प्रोड्यूसर ने प्लान्ड किया है। और ये बात कर रहा है एक्चुअल की, यानी कितना आउटपुट एक्चुअल में सेल हो रहा है। कितना सेल होगा वो डिपेंड करेगा हमारी इनकम पे।
तो हो सकता है इकोनॉमी में इनकम ज्यादा बढ़ जाए, आउटपुट उतना बढ़े ना। ओके, हो सकता है इनकम कम बढ़े और आउटपुट उससे ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी में स्टडी ग्रोथ रेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा ग्रोथ रेट जो एक्चुअल की है और जो वारंटेड है वो इक्वल करनी पड़ेगी, और इसे ही हम कहते हैं नाइफ एज इक्विलिब्रियम। अब इसे हम नाइफ एज का नाम क्यों देते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली पहले आप जान लीजिए कि जब ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल है, इसका मतलब है कि S अपॉन में C इज इक्वल टू S अपॉन में CR हम लिख सकते हैं, यानी कि सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल होगा सेविंग रेट अपॉन में रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। सेविंग से सेविंग गया, ये आ जाएगा 1 अपॉन में C इज इक्वल टू 1 अपॉन में CR, ये उस साइड चला जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल होगा इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के। ये होता है हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम, जब हमारी एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ के इक्वल हो, यानी इकोनॉमी में जितनी एक्चुअल में इनकम प्रोड्यूस हो रही है आउटपुट भी उतनी मात्रा में ही प्रोड्यूस हो रहा हो। अब इस इक्विलिब्रियम के अलावा दो केस अलग हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है, या तो हो सकता है हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा हो वारंटेड ग्रोथ रेट से, या हो सकता है कि हमारी एक्चुअल ग्रोथ रेट कम हो वारंटेड ग्रोथ रेट से। ओके, दो केस हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ से ज्यादा है, इसका मतलब है S अपॉन में C ज्यादा है S अपॉन में CR से, S से S गया, 1 अपॉन में C ज्यादा है 1 अपॉन में CR से, ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो से। ओके, वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें, जब एक्चुअल ग्रोथ कम है वारंटेड ग्रोथ से, इसका मतलब है S अपॉन में C कम है S अपॉन में CR से, S से S गया, 1 अपॉन में C कम है 1 अपॉन में CR से, और ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है एक्चुअल कैपिटल आउटपुट रेशियो से। अब इससे हम कंक्लूजन निकालते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, एक्चुअल ग्रोथ ज्यादा है वारंटेड ग्रोथ से, यानी कि इकोनॉमी में जो इनकम प्रोड्यूस हुई वो ज्यादा हुई, जबकि वारंटेड ग्रोथ रेट यानी कि जब हमारा कैपिटल पूरी यूटिलाइज हो रहा है उससे आउटपुट जो प्रोड्यूस हुआ वो कम हुआ। ठीक है, यानी कि इनकम इकोनॉमी में ज्यादा है, आउटपुट कम है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें, यानी कि रिक्वायर्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है जबकि एक्चुअल इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि डेल के अपॉन में डेल वाई रिक्वायर्ड के केस में ज्यादा है डेल के अपॉन में डेल वाई एक्चुअल के केस में। ठीक है, इसका मतलब है ये वैल्यू कम है। इसका कम होने का मतलब है कि इकोनॉमी में उतना कैपिटल प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और इकोनॉमी में अगर कम कैपिटल प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब है आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा, और आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा इसका मतलब है और कैपिटल कम प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्सीलरेटर की वैल्यू कम हो जाएगी। जब कम आउटपुट होगा तो फिर से कैपिटल कम प्रोड्यूस होगा, और कम कैपिटल प्रोड्यूस होगा तो फिर आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा। इस तरह से हम क्या हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए हम इसे नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब एक्चुअल ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ से इक्वल हो वो नाइफ एज इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि अगर हम इससे थोड़ी सी भी दूर हुए, यानी कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड से ज्यादा हो गई तो वो फिर और ज्यादा बढ़ती ही जाएगी, ग्रोथ रेट के बीच में डिफरेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। ओके, अब इस केस में क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम है या फिर कह लीजिए आउटपुट कम है जबकि इनकम ज्यादा बड़ी है, तो इकोनॉमी में सप्लाई क्या होगी, इसका मतलब है कम होगी। अब सप्लाई कम है इकोनॉमी में जबकि डिमांड ज्यादा है, जब डिमांड ज्यादा हो सप्लाई कम हो इसका मतलब है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन क्यों आया, बिकॉज एक्चुअल इनकम ग्रोज एट ए फास्टर रेट, जो एक्चुअल में इनकम है वो फास्टर रेट पे ग्रो करी है देन इसके कंपैरिजन में that allowed by the growth in the productive capacity of the economy। इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो जितना अलो कर रही है उससे ज्यादा मात्रा में हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है, तो इनकम ज्यादा हो गई आउटपुट उतना बढ़ा नहीं, इसका मतलब है इकोनॉमी में सप्लाई की कमी हो गई तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो एक तो हो गया ये केस जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा हो वारंटेड ग्रोथ से, तो इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड कैपिटल ज्यादा है एक्चुअल कैपिटल से, और जब एक्चुअल कैपिटल कम है तो याद रखिएगा जब भी एक्चुअल कैपिटल कम है इकोनॉमी में सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, और जब सप्लाई कम होती है तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है। एक सिचुएशन आपने ये याद रखनी है। दूसरा केस है जब एक्चुअल ग्रोथ रेट कम हो वारंटेड ग्रोथ से, जब एक्चुअल ग्रोथ कम होती है तो इसका मतलब है एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है रिक्वायर्ड कैपिटल से। अब जब एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है तो इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, और एक्चुअल ग्रोथ कम होने का मतलब है इकोनॉमी में इनकम कम है, जबकि जब हम कैपिटल को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं तो आउटपुट ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा है इनकम कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, क्योंकि इनकम कम है इसलिए इकोनॉमी में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। जब सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो इकोनॉमी में प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाता है। और डिफ्लेशन आने का रीजन क्या हुआ, एक्चुअल इनकम ग्रो मोर स्लोली, जो एक्चुअल में इनकम है वो स्लोली ग्रो कर रही है
व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जो कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी में उसके द्वारा रिक्वायर्ड है, उससे कम इनकम ग्रो कर रही है, यानी इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा ग्रो कर रहा है, इनकम कम ग्रो कर रही है। तो अब हमने ये दो केस पढ़े। पहला हमने पढ़ा कि नाइफ एज इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि एक्चुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमी की वारंटेड ग्रोथ रेट के इक्वल हो, यानी कि जिस मात्रा में इनकम ग्रो कर रही है उसी मात्रा में हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ग्रो करनी चाहिए। अगर इसमें से थोड़ा सा भी टिल्ट आता है, यानी कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा हो जाती है, इसका मतलब है इकोनॉमी में एक्चुअल कैपिटल कम हो गई है, और जब एक्चुअल कैपिटल कम होगी तो इकोनॉमी में सप्लाई कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। ओके, और ये केस आगे आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि कम कैपिटल का मतलब है कि इकोनॉमी में आउटपुट कम होगा, और आउटपुट कम होगा तो इसका मतलब है, मैंने एक्सीलेटर में आपको बताया कि आउटपुट कम होगा तो कैपिटल और कम मात्रा में बढ़ेगी। इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा और हम इक्विलिब्रियम से और दूर जाते रहेंगे। अगर डायग्राम में मैं आपको ये दिखाऊं तो अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगी वारंटेड ग्रोथ रेट से, तो ये ऐसे दूर जाते जाएंगे, ठीक है, और ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए हम इसे नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। वहीं पे यहाँ पे भी अगर हम देखें, अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट कम हो जाएगी वारंटेड ग्रोथ से, इसका मतलब है कि एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है, और एक्चुअल कैपिटल ज्यादा होने का मतलब है इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, जबकि इकोनॉमी में इनकम उतनी नहीं बढ़ी। अब इनकम नहीं बढ़ी, सप्लाई ज्यादा है, इकोनॉमी में प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगे, इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा। और इसे हम डायग्राम के थ्रू दिखाएं तो ये भी ऐसे आता है, यहाँ पे वारंटेड ग्रोथ रेट ज्यादा हो गई, एक्चुअल कम हो गई, और ये भी एक दूसरे से दूर जाते चले जाएंगे, यानी कि कभी भी हम इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचेंगे। तो हैरेड मॉडल के केस में अगर हम इक्विलिब्रियम से हटते हैं तो वापस इक्विलिब्रियम में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही ड्रॉबैक था हैरेड मॉडल का, और इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था फिक्स मात्रा में जो हमने कैपिटल लेबर रेशियो का यूज किया था, यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो फिक्स मात्रा में ही यूज होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कैपिटल को बढ़ा दिया या सिर्फ लेबर को बढ़ा दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको फिक्स मात्रा में बढ़ाने पड़ेंगे दोनों। वो कैसे? देखिए यहाँ पे इकोनॉमी में कैपिटल कम थी, कैपिटल कम थी यानी कि इकोनॉमी में सप्लाई कम थी, जबकि इकोनॉमी में इनकम ज्यादा थी। अब इकोनॉमी में इनकम ज्यादा है, कैपिटल कम है, क्या रीजन हो सकता है इसका? इसका रीजन है कि इकोनॉमी में कैपिटल तो कम है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने का मतलब है इकोनॉमी में इनकम तो बढ़ी है ना। अब इनकम बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है कि इकोनॉमी में लेबर जो है वो कैपिटल के कंपैरिजन ज्यादा मात्रा में एम्प्लॉयड है, ठीक है, लेबर ज्यादा एम्प्लॉयड है, कैपिटल कम एम्प्लॉयड है। इसका मतलब यही हुआ, तभी कैपिटल से आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लेबर क्योंकि बढ़ रही है तो इकोनॉमी में इनकम बढ़ रही है और डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अब लेबर ज्यादा है और कैपिटल कम है, इसी वजह से यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जब इकोनॉमी में एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ से ज्यादा हो तो इसे कैसे करेक्ट किया जा सकता है? इसका मतलब है कि हमें लेबर को कम करना पड़ेगा। लेबर को कम करने का मतलब है कि हमें इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट्स में तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए? देखिए, जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा है इसका मतलब है एक्चुअल में कैपिटल कम है, और एक्चुअल में कैपिटल कम होने का मतलब है कि सप्लाई कम हो रही है लेकिन इनकम बढ़ रही है, यानी कि लेबर तो एम्प्लॉयड है ज्यादा। अब क्योंकि हम कैपिटल लेबर को फिक्स मात्रा में ही एम्प्लॉयड कर सकते हैं तो इसीलिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, और इस केस में क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है तो हमें लेबर को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट होता है इस केस में। इस केस में क्योंकि कैपिटल कम है तो हमें लेबर को भी कम करना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट होता है इस केस में। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे देना है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि नाइफ एज इक्विलिब्रियम क्या होता है, और अगर हम इससे डाइवर्ट होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अब तीसरी चीज है नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है। नेचुरल ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया कि वो ग्रोथ रेट जिसपे हम फुली वर्किंग पॉपुलेशन और जो टेक्निकल प्रोग्रेस का पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज कर लें। तो नेचुरल ग्रोथ रेट को हम किससे डिनोट करते हैं? लेबर ग्रोथ रेट प्लस में ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यानी कि टेक्निकल प्रोग्रेस। लेबर ग्रोथ रेट प्लस टेक्निकल प्रोग्रेस, यानी कि प्रोडक्टिविटी लेबर की कितनी बढ़ रही है। अगर मान लीजिए लेबर ग्रोथ रेट 2% है और लेबर की प्रोडक्टिविटी 3% से बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट इस टाइम 5% है। अब ये नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट से हमेशा ही ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक्चुअल ग्रोथ रेट की मैक्सिमम लिमिट होती है नेचुरल ग्रोथ रेट, जब हमारे लेबर और कैपिटल दोनों फुली यूटिलाइज होंगे। ओके, तो यहाँ पे कौन कौन सा केस हो सकता है? एक केस तो हो सकता है जब नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा हो, और मैंने आपको बताया एक्चुअल ग्रोथ रेट तो कम ही रहेगी नेचुरल ग्रोथ से। तो ये पहला केस हो गया जब नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट से। अब नेचुरल ग्रोथ रेट जब वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी तो ये सेम ही केस होगा जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी। आप देख सकते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट भी वारंटेड ग्रोथ रेट से ज्यादा है।
तो अगर आपको एग्जाम में नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा दी है वारंटी ग्रोथ रेट से, तो वो सेम ही केस होगा जब एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटी ग्रोथ रेट से ज्यादा होती है। तब आप कह सकते हैं कि सप्लाई इकोनॉमी में कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी, यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैपिटल कम होगी। और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। वहीं पे दूसरा केस है जब आपको दिया हो कि नेचुरल ग्रोथ रेट कम है वारंटी ग्रोथ रेट से, और एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होगी, नेचुरल से भी कम होगी। ठीक है। तो दूसरा केस ही हो सकता है जब नेचुरल ग्रोथ रेट कम है वारंटी ग्रोथ रेट से, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट तो नेचुरल से भी कम होगी। तो दूसरा केस सेम होगा, जब नेचुरल ग्रोथ रेट कम है वारंटी ग्रोथ रेट से, तब भी क्या होगा, यानी कि हमारी एक्चुअल कैपिटल ज्यादा है, यानी कि इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और इकोनॉमी में डिफ्लेशन आ जाएगा। और इसे कैसे करेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम, विद इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब था एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटी ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जब एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू में वारंटी ग्रोथ रेट होता है, ये होता है हमारा नाइफ एज इक्विलिब्रियम। और अगर हम इससे डाइवर्ट होंगे तो क्या होगा, हम कभी भी वापस स्टडी स्टेट में नहीं आ पाएंगे। वो स्टडी स्टेट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इसे हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसी तरह सेकंड नाइफ एज इक्विलिब्रियम किसे कह सकते हैं हम, जब नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटी ग्रोथ रेट के इक्वल हो। ठीक है। एक केस आता है जब एक्चुअल ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट और वारंटी ग्रोथ रेट तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हों, यानी कि जो इकोनॉमी में एक्चुअल ग्रोथ रेट चल रही है और इकोनॉमी में वारंटी ग्रोथ रेट, यानी कि जब कैपिटल स्टॉक फुली यूटिलाइज है, और नेचुरल ग्रोथ है यानी कि जब इकोनॉमी के रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हैं, लेबर फुली यूटिलाइज है, ये तीनों ग्रोथ रेट एक दूसरे के इक्वल आ जाएं। इसे गोल्डन एज का नाम दिया था जॉन रॉबिन्सन ने, जिसे अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब था हैरेड मॉडल के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं हम। देखिए, पहले हमने बात करी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, वारंटी ग्रोथ रेट क्या होती है, नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। एक्चुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला था सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो। सेविंग रेट को हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव भी कह सकते हैं या मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव भी कह सकते हैं। ओके। क्वेश्चन क्या आता है कई बार कि आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दी होगी, साथ में कैपिटल आउटपुट रेशो दिया होगा, और आपसे पूछेंगे कि ग्रोथ रेट निकालिए। तो इजीली है, आपको एवरेज प्रोपेंसिटी सेव रखना है, नीचे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो निकल रखना है, और आपकी वैल्यू आ जाएगी ग्रोथ रेट की। अब आपको एवरेज प्रोपेंसिटी सेव की जगह मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव भी दे सकता है, साथ में सेविंग रेट भी बोल सकता है वो। ठीक है। सेविंग रेट भी मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव या एवरेज प्रोपेंसिटी सेव ही मान के चलना है आपने। ओके। तो इजिली आप ये निकाल सकते हैं। सेकेंड हमने बात करी इनकी अजम्पशंस की। ये अजम्पशंस आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अजम्पशंस में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हमने बात करी कि जब ग्रोथ इज इक्वल टू में वारंटी ग्रोथ रेट के इक्वल होती है, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटी ग्रोथ रेट के इक्वल होती है, तो उसे हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर हम इससे डाइवर्ट होते हैं, यानी कि अगर एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटी से ज्यादा होगी या एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटी से कम हो गई, तो हम स्टडी स्टेट में वापस नहीं आ पाएंगे इजिली। जब एक्चुअल ग्रोथ रेट ज्यादा होगी वारंटेड से, इसका मतलब है इकोनॉमी में सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और जब एक्चुअल ग्रोथ रेट कम होगी, यानी इकोनॉमी में इनकम कम जनरेट हो रही है, यानी कि इकोनॉमी में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। ओके। यहाँ पे इन्फ्लेशन आता है, इस केस में डिफ्लेशन आता है। और यही केस होता है नेचुरल के केस में भी। जब नेचुरल ग्रोथ रेट ज्यादा है वारंटेड से, तब भी सेम ही केस होगा, यानी इकोनॉमी में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है। इसी तरह जब नेचुरल ग्रोथ रेट कम है वारंटेड ग्रोथ से, यानी कि इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। इसके बाद हमने डायग्राम की बात करी। अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है। देखिए, हमने बात करी कि जो ग्रोथ रेट होती है वो सेविंग रेट और इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो के इक्वल होती है। ठीक है। अब ग्रोथ रेट सेविंग रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका क्या मतलब है कि हैरेड ने कहा था कि इकोनॉमी में अगर सेविंग रेट इंक्रीज होगी, उसके इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने का मतलब है कि कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। अब इसका मतलब है कि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, यानी इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से सेविंग और ज्यादा इंक्रीज होगी। तो बेसिकली अगर हमने इकोनॉमी को स्टडी स्टेट ग्रोथ की तरफ ले जाना है, यानी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ ले जाना है, तो इकोनॉमी में सेविंग रेट का होना बहुत जरूरी है, यानी इकोनॉमी में सेविंग बहुत जरूरी है। यही रीजन होता है कि ये मॉडल डेवलपिंग कंट्री में इतना लागू नहीं होता। इसका क्या रीजन है कि डेवलपिंग कंट्री में सेविंग रेट बहुत कम होती है, सेविंग रेट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे पुअर लोग ज्यादा होते हैं, और हमें पता है जो गरीब लोग होते हैं उनकी कंजम्पशन ज्यादा होती है, सेविंग कम होती है। अब क्योंकि सेविंग रेट कम है, इसीलिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम होती है, इसीलिए कैपिटल स्टॉक कम होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है। तो हैरेड डोमर मॉडल की अगर माने तो सेविंग रेट कम होने की वजह से डेवलपिंग कंट्री इतना ग्रो नहीं कर पाती। और दूसरा रीजन है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो डेवलपिंग कंट्री में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ग्रोथ कम होती है। तो ये था हैरेड मॉडल के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे जानने वाली है कि हमने देखा कि ग्रोथ रेट किसके इक्वल होती है, सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये हमारा ग्रोथ रेट का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने माना था कि डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है। हैरेड ने माना था कि डेप्रिसिएशन नहीं हो रहा है इकोनॉमी में फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी।
लेकिन अगर हम डेप्रिसिएशन को कंसीडर करें तो ग्रोथ रेट किसके इक्वल होगा, सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माइनस में डेप्रिसिएशन रेट, इसे हम डेप्रिसिएशन रेट कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी में ग्रोथ रेट अगर हमने निकालनी है, आपको सेविंग रेट पता होनी चाहिए, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो पता होना चाहिए और डेप्रिसिएशन रेट पता होना चाहिए। ये तीनों चीज अगर आपको दे दी है तो आप इजिली ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं और इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब एक और चीज होती है, अगर हमने निकालना हो जीडीपी पर कैपिटा, इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी अपॉन में पॉपुलेशन। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें जीडीपी को तो हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा आ जाती है। लेकिन अगर हमने निकालना हो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि बेसिकली इसकी ग्रोथ रेट अगर हमने निकालनी हो, जीडीपी पर कैपिटा की ग्रोथ रेट क्या होगी, तो वो क्या होगा। देखिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, जब भी हमें रेशियो में कोई वैल्यू दी हो और हमने ग्रोथ रेट निकालनी हो तो हम लोग लेते हैं और उसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। कैसे आ जाता है, इसका मतलब हो जाएगा ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी माइनस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जब हम रेशियो की ग्रोथ रेट निकालते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है अगर वो रेशियो में हो। तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा किसके इक्वल होगा, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी माइनस में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अब ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी का हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या है, सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माइनस डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, ये होगी ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी माइनस में ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जो हैरड ने मानी थी वो मानी थी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमारी इकोनॉमी जो है, पॉपुलेशन जो है इकोनॉमी की वो ग्रो कर रही है, तो ये हमने मान लिया n। तो अगर आपको इन सब की वैल्यू दी है तो आप ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा भी निकाल सकते हैं। तो आपको दो चीजें पता लगी, एक तो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी कैसे निकालते हैं, सेविंग रेट अपॉन में इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो माइनस में डेप्रिसिएशन। सेविंग रेट की जगह आपको एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हो, एक ही बात है। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की वैल्यू दी हो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, डेल के अपॉन में डेल वाई, या फिर आपको एक्सेलरेटर की वैल्यू दी हो तब भी वही सेम है, या फिर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल दिया हो। वो कैसे, देखिए मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल होता है कि आउटपुट में कितना चेंज आया, चेंज इन कैपिटल। ठीक है, कैपिटल के चेंज करने से आउटपुट में कितना चेंज आया। तो अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की क्या वैल्यू होगी, 1 अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। 1 अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में डेल वाई अपॉन में डेल के, तो ये हो जाएगा डेल के अपॉन में डेल वाई, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अब वो एग्जामिनर के ऊपर है, वो कितना कंफ्यूज करने की आपको कोशिश करता है। सेविंग रेट की जगह एवरेज प्रोपेंसिटी सेव दे देगा या मार्जिन प्रोपेंसिटी सेव दे देगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की जगह आपको एक्सेलरेटर की वैल्यू दे देगा। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो की जगह आपको मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल दे देगा। तो मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल दिया है तो 1 अपॉन में मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इससे तो निकाल लेंगे आप ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। लेकिन अगर आपको बोल देता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, तो याद रखिएगा पर कैपिटा में आपको क्या करना है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी माइनस में पॉपुलेशन करनी है। ठीक है, पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो आई होप आप लोगों को हैरड मॉडल इजीली समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।